नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज कानपुर से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई। एक गरीब परिवार की अपनी झोपड़ी उनकी चिता बन गई। मां और बेटी की अपने घर में जलकर मौत हो गई। गरीब परिवार ने अपनी झोपड़ी को सरकारी बुलडोजर से बचाने के लिए खुद को अंदर बंद कर लिया था। पुलिस के तमाम अफसर, तहसीलदार और एसडीएम समेत बड़े बड़े अधिकारी और गांव वाले मौके पर मौजूद थे। किसी तरह दरवाजा खुलवाया गया। अचानक झोपड़ी में आग लगी और उसी वक्त अफसरों ने बुलडोजर को इशारा कर दिया। बुलडोजर ने पल भर में जलती झोपड़ी को धराशायी कर दिया। चीखें सुनाई देती रही। किसी तरह पिता और बेटा तो झोपड़ी से निकल गए, लेकिन मां बेटे अंदर रह गए। लापरवाह अफसर देखते रहे। बदहवास बेटा अपनी मां को पुकारता रहा, लेकिन उसकी मां और बहन उसकी आंखों के सामने जिंदा जल गई। मौत का तांडव देखकर गांव वाले गुस्से में आ गए, तो पुलिस वाले और दूसरे अफसर बुलडोजर वहीं छोड़कर भाग गए। यह घटना सरकारी अफसरों की बेपरवाही और बेदर्दी की ऐसी दास्तान है जिससे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। लेखपाल और बुलडोजर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर मौजूद अफसरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। क्या सिर्फ सस्पेंड करने को एक्शन कहा जाएगा? क्या सरकारी जमीन को खाली करवाना किसी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? क्या झोपड़ी में आग लगने के बाद भी उस झोपड़ी पर बुलडोजर चलाना जरूरी था? क्या झोपड़ी में फंसे दो इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या ये सीधे सीधे सरकारी पद और सरकारी पावर के मिसयूज का केस नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह, इस पूरे मामले की एक एक चीज रिकॉर्डेड है, जिसमें अफसरों की हवानियत साफ साफ दिखाई दे रही है। इस घटना ने मुझे भीतर तक हिला दिया। जो बातें सामने आई वो रोंगटे खड़ी करने वाली है, क्योंकि सिर्फ 1 महीने पहले प्रशासन ने इस परिवार का घर गिराया था। परिवार ने अफसरों के चक्कर लगाए, किसी ने उनकी नहीं सुनी, उल्टे गरीब परिवार को भूमाफिया करार दे दिया और अब उसकी झोपड़ी गिराकर मां बेटी की जान ले ली। इस मामले की गहराई में जाना जरूरी है। इस दर्दनाक हादसे को समझना जरूरी है। आप तस्वीरें देखेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। ये तस्वीरें कानपुर देहात में रूरा थाने के मोड़ौली गांव की हैं। जो झोपड़ी आपको दिखाई दे रही है वो मोड़ौली गांव के के दीक्षित की है। इस झोपड़ी में के दीक्षित के अलावा उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित, बेटा शिवम दीक्षित और बेटी नेहा दीक्षित मौजूद है। झोपड़ी को गिराने के लिए पुलिस का अमला मौजूद है। लेडी कांस्टेबल हैं, तहसीलदार और लेखपाल भी हैं, बुलडोजर भी है। जब परिवार को लगा अब झोपड़ी भी गिरा दी जाएगी तो परिवार ने पूरी ताकत से विरोध किया। प्रमिला दीक्षित ने कहा वो किसी कीमत पर इस झोपड़ी को छोड़कर नहीं जाएंगी, लेकिन एसडीएम, लेखपाल और कानून गो तो झोपड़ी गिराने का पक्का इरादा करके आए थे। पुलिस वालों ने झोपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया, अंदर घुस गए। इसी दौरान झोपड़ी में आग लग गई। जैसे ही आग लगी वैसे ही बुलडोजर भी आगे बढ़ा और झोपड़ी को उखाड़ने लगा। आग लगी तो के दीक्षित और उनके बेटे किसी तरह झोपड़ी से बाहर आ गए, लेकिन प्रमिला और उनकी बेटी नेहा भीतर फंसे रह गए, निकल नहीं पाए और आग ने जोर पकड़ लिया। परिवार के सदस्यों ने चीख पुकार मचाई। आग में फंसी दोनों महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके।
बच्चा ले लो मोहित, बच्चा ले लो यार। एक तरफ मां बेटी जल रही थी और दूसरी तरफ बुलडोजर अपना काम कर रहा था। अफसर तमाशा देख रहे थे। सब कुछ कैमरे में कैद है, एक एक बात का सबूत है। असल में कानपुर देहात जिले का प्रशासनिक अमला कल दोपहर में ग्राम समाज की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए रूरा थाने के मड़ौली गांव पहुंचा था। ग्राम समाज की जमीन पर एनक्रोचमेंट का आरोप के दीक्षित पर था। प्रशासनिक अमले की अगुवाई एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह कर रहे थे। यह कार्रवाई मड़ौली गांव के लेखपाल अशोक सिंह की शिकायत पर हो रही थी, इसलिए वो भी मौके पर मौजूद थे। एसडीएम ने इस कार्रवाई के लिए लोकल पुलिस को चिट्ठी भेजकर पुलिस फोर्स की मांग की थी। इसलिए रूरा थाने के इंचार्ज और बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी अतिक्रमण हटाने के अभियान में शामिल थे और ये सब मड़ौली गांव में मौजूद थे। के दीक्षित के परिवार ने जैसे ही बुलडोजर अपने घर की तरफ आता देखा तो उन्होंने खुद को घर के भीतर बंद कर लिया। पुलिस अफसरों ने परिवार वालों से बाहर निकलने को कहा। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले अंदर घुसे उसी वक्त दरवाजे के ऊपर घास फूस में आग लगी हुई दिखाई दी। अब ये जांच का विषय है कि झोपड़ी में आग लगी कैसे, किसने लगाई। लेकिन हैरानी की बात यह कि जब झोपड़ी में आग लगी उसी वक्त एक अफसर ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि बुलडोजर लाओ, चलाओ। बुलडोजर ने पलक झपकते ही काम कर दिया और झोपड़ी मां बेटी की चिता बन गई। कार्रवाई करो। पुलिस को भेजो, पुलिस को। बुलडोजर, आग और मां बेटी की मौत, इसने लोगों को दहला दिया। लेकिन मैं आपको इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात बताता हूं। जिस झोपड़ी में जलकर मां बेटी की मौत हुई, वो झोपड़ी उनका कोई परमानेंट घर नहीं था। वो झोपड़ी में नहीं रहते थे। ये झोपड़ी तो ठीक 1 महीने पहले बनाई गई थी। इससे पहले इसी जगह पर इस परिवार का पक्का घर था। इसे प्रशासन ने सरकारी जमीन पर एनक्रोचमेंट बताकर गिरा दिया था। परिवार का कहना था ये उनकी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन मड़ौली गांव के लेखपाल का कहना है
ये जमीन ग्राम समाज की है, इसलिए प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। आरोप है कि लेखपाल अशोक सिंह ने खुद के दीक्षित की झोपड़ी में आग लगाई और तुरंत बुलडोजर चलवा दिया। आग लगने के बाद झोपड़ी से किसी तरह बाहर आया शिवम दीक्षित भी प्रशासन की टीम से गुहार लगाता रहा कि उसकी मां और उसकी बहन आग में फंसे हुए हैं। लेकिन आग भड़कती देख लेखपाल, एसडीएम और उनके साथ आए दूसरे कर्मचारी मौके से भाग गए। मीरा का चल रही है। ये सब गाड़ी छोड़ के भी चलेगी। जब मां बेटी की जलकर मौत हो गई, मामला बिगड़ गया तो तमाम अफसर मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि लेखपाल ने अफसरों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया है। के दीक्षित के भाई अरविंद का कहना है कि पुलिस और बुलडोजर को देखकर गांव के लोग भी झोपड़ी की तरफ जाने लगे, लेकिन पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अरविंद दीक्षित ने बाद में बताया कि परिवार गांव के बाहर इस जमीन पर कई साल से रह रहा था। लेखपाल किसी भी कीमत पर परिवार को जमीन से बेदखल करना चाहता था, इसलिए लेखपाल ने ही झोपड़ी में आग लगवा दी। 4 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ उनके जानवर वगैरह बनते थे, इसलिए रात में यहीं पर रुकते थे, यहीं खाना वाना बनाते थे, गैस सब यहीं रखते थे। परिवार उनका कहाँ रहता था? मतलब उनकी वाइफ यहीं रहती थी और जो है और लोग वहाँ घर में रहते थे, वाइफ और एक बड़ा वाला लड़का और वो पप्पू। मतलब बिटिया की मौत हुई है, बिटिया की शादी थी अगले महीने शादी थी। वो कल ही यहाँ आई थी, वो नहीं आती थी यहाँ, कल ही आई थी। जब आप यहाँ पर आए तो क्या लोगों ने बताया कि लेखपाल ने झोपड़ी में आग लगाई है या किस वजह से झोपड़ी में आग लगी? लोगों ने बताया कि हम लोगों को यहाँ आने नहीं दिया, वहीं रास्ते से जो है जो सड़क है वहीं पर से डंडा फटकारने लगे तो हम लोग वहीं से देखते रहे और इधर किसी को आने ने, एक गाड़ी इधर खड़ी कर दी, उधर से किसी को नहीं आने दिया और यहाँ ये तांडव किया। जब आग खूब भड़की तब ये खेतों वाले चिल्ला करके दौड़े, तब ये सब भगे। और आग किसने लगाई? जो मौके पर लोग थे, क्या बताया उन लोगों ने? उन्होंने बताया कि लेखपाल ने लगाई। इस दावे की तस्दीक गांव के लोग भी कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि भारी पुलिस फोर्स होने के कारण गांव वाले भी परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आ पाए। एक बुजुर्ग ने बताया कि झोपड़ी में आग लेखपाल अशोक सिंह ने ही लगाई थी और लेखपाल ने ही बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था। हम यहाँ पे जो है जानवर चरा रहे थे, यहाँ पे ये देखा कि लेखपाल की अपनी टीम आ रही थी और उसमें पुलिस भी थी और बुलडोजर भी था। वो आ रही थी यहाँ पे, अचानक इसमें जो है पहले तो नल में टक्कर मारी और फिर नल से टक्कर मार के और सीधे वहाँ पे जो है झोपड़ी में लेखपाल ने आग लगाई और फिर बुलडोजर ने तुरंत ही उसमें टक्कर मार दी। तो उसमें जो है वो रखा था जनरेटर और उसका डीजल फैल गया, तो डीजल फैलने से और आग भभकने लगी तो ना वो निकल पाई, ऐसे उनकी पकड़ में। आग किसने लगाई थी? लेखपाल ने आग लगाई जी। प्रशासन ने लगाई और मना नहीं किया उसने कि बाहर आ जाओ, हम आग लगाने जा रहे हैं? ना ये कुछ नहीं कहा। अगर ये होता तो निकल नहीं जाती, तो ये बच जाती। हाँ तो मेरे नौबतें नहीं आती जी। बात लेखपाल का कैसी तरीके से चीजें पहले भी रहती थी, गांव के लोगों को धमकाना, इस तरीके की चीजें करना? हाँ, चाला में जहाँ जगह नहीं है वहाँ भी कह रहे हैं कि जो पटेल जमीन है उसमें कह रहे हैं और चौड़ी जगह बनाओ, नहीं तो हमको घूस दो। ये घूस खो रहे आदमी। जरा सोचिए, जिस घर में बेटी की शादी की तैयारियां हो रही थी, उस परिवार पर कैसी विपत्ति आई। पहले प्रशासन ने पक्का मकान गिरा दिया, फिर झोपड़ी भी गिरा दी और परिवार जिस बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था, जिसके हाथ में मेहंदी लगनी थी, वो बेटी चिता में जल गई। गांव वालों और परिवार वालों का आरोप है कि आग लेखपाल ने लगाई। गांव वाले जो कह रहे हैं, अगर उसे कंफर्म करना है तो 1 महीने का पूरा घटनाक्रम देख सकते हैं। गांव के ही गौरव दीक्षित ने के दीक्षित की शिकायत की थी। गौरव दीक्षित की शिकायत पर लेखपाल को जांच सौंपी गई थी। पिछले महीने मकर संक्रांति के दिन के दीक्षित के घर पर बुलडोजर चला दिया गया था और इसके बाद परिवार
झोपड़ी बनाकर वहीं रहने लगा था। कल लेखपाल और एसडीएम थाने के एसएचओ के साथ पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे। झोपड़ी में आग लगी, बुलडोजर चला और के दीक्षित की पत्नी और उनकी बेटी जिंदा जल गई। के दीक्षित भी बुरी तरह घायल है, आग से झुलसे है, इस वक्त हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल जाने से पहले उन्होंने कहा कि लेखपाल और गांव के कुछ लोगों ने ही उनके परिवार में मौत का तांडव किया। लोग आए, एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े वो दीक्षित, मतलब काफी लोग आए गाँव के। गेंदन की लड़कियां गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर आए तो जो है और बाकी तो निकल आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं, ये जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं हत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं आर्मी में, और ये जो है निक्कू। अच्छा, जिला प्रशासन क्यों आपका गिराना चाहता था? ये गौरव दीक्षित जो है ना, ये इनसे मिले लेखपाल से और ये एसओ से, ये मिल के जो है रुपया पैसा दे के जो है गिरवा दी, हमारे जो है जबरदस्ती गिरवा दी। ये कैसे अफसर हैं जो एक आदमी को जलता छोड़ गए, हॉस्पिटल ले जाने की जहमत भी नहीं उठाई। झोपड़ी में आग लगने और फिर मां बेटी की मौत की घटना कल दोपहर करीब 3-4 बजे हुई थी, जब एनक्रोचमेंट हटाने के एक्शन में 2 महिलाओं की मौत हो गई तो दीक्षित परिवार के साथ साथ पूरे गांव का गुस्सा भड़क उठा। आसपास के कई गांव के लोग जमा हो गए। मौके से अफसरों के भागने से लोग और भी गुस्से में आ गए। घटना का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। योगी फौरन इलाके के विधायक और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला से बात की और उन्हें मौके पर भेजा। देर रात जब प्रतिभा शुक्ला बड़ौली गांव पहुंची, उन्होंने कहा कि उनके इलाके में ऐसी दर्दनाक घटना हो गई है, उनका तो मंत्री होना भी बेकार है। प्रतिभा शुक्ला ने मां और बेटी की मौत के लिए सीधे सीधे कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन को जिम्मेदार ठहराया। अब ये हमें तो नहीं मालूम था कि ये महिला होकर इतनी निष्ठुर होंगी, मुझे नहीं मालूम था। मुझे हमने अपनी तरह समझा कि हम भी एक महिला हैं। हमने उनको फ़ोन किया कि हाँ, उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए। इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। जमीन तो देखिए, जमीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी, कोई ना उठा के ले जा रहा है ना कुछ भी है। और इतनी बड़ी दुखद घटना क्या बताएं तो, मतलब इतनी बड़ी दुखद घटना हमने एक बार रोशन मऊ में देखी थी। ये रोशन मऊ ही हमेशा इसका हब बना हुआ है। एक बार सिर कट गया था प्रधान का, अब दोबारा ये घटना देख रहे हैं। हम तो समझते सारी घटनाएं रोशन मऊ में ही होती है और इतनी ज़्यादा दुखद घटनाएं कि अब हमारे लिए इसके लिए पास कोई शब्द नहीं है। ये बात सही है कि सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है, लेकिन लोगों का कहना है कि सख्त रुख नहीं, सख्त एक्शन की जरूरत है। एनक्रोचमेंट हटाने के नाम पर 2 लोगों का मर्डर हुआ है। घटना के बाद मां बेटी की लाश के साथ परिवार वाले धरने पर बैठ गए। स्थानीय लोगों की हमदर्दी भी परिवार के साथ है। परिवार ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ या डिप्टी सीएम आए, उनसे बात करें, आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई करें, तभी वो दोनों महिलाओं का अंतिम संस्कार करेंगे। जिंदा जल गई प्रमिला के बेटे शिवम ने कहा कि यह अतिक्रमण हटाने का अभियान नहीं था, उनके पूरे परिवार को मारने का प्लान था, उनकी हत्या की प्लानिंग थी। शिवम ने बताया कि जब 14 जनवरी को उनके मकान पर बुलडोजर चलाया गया था तो वो अपने परिवार के सभी मेंबर्स और पालतू जानवर लेकर डीएम के घर गए थे। उनका परिवार अपने साथ अपनी 4 गाय और 2 बकरियों के साथ घर का पूरा सामान लेकर डीएम के आवास पहुंच गया था, क्योंकि उनके पास रहने को छत नहीं बची थी। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी दिन की हैं जब के दीक्षित अपने परिवार के साथ डीएम के घर पहुंच गए थे। शिवम दीक्षित ने बताया कि उस दिन उन्होंने कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन से लेखपाल अशोक सिंह की शिकायत भी की थी।
लेकिन डीएम ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उनके ऊपर ही केस कर दिया, उन्हें हिस्ट्री शीटर करार दे दिया, जबकि इससे पहले उनके खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। वो देखें आगे क्या हुआ है, उनके प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से जो जनता है उसे सताया जा रहा है, गरीब लोगों को मतलब मारा जा रहा है, उनके मर्डर किए जा रहे हैं। क्या इससे पहले भी कहीं प्रशासन यहाँ पर आया था और आपके घर को दोबारा पहले भी गिरा के गया था? जी, जिससे पहले इसमें लेखपाल कानून को आके घर को गिरा देते हैं और उसके बाद मैं डीएम आवास पे धरना दे उनसे न्याय के लिए गया था, तो उन्होंने मेरे ऊपर बलवा या बहुत सारे मुकदमे लगा दिए थे और उन्होंने वहाँ पे तो मुझे आश्वासन दिया था कि आपका वहाँ पे पट्टा होगा लेकिन और आवास मिलेगा, लेकिन यहाँ आके मेरे ऊपर मुकदमे पता चला कि मैं बलवा डाल दिया गया है और आप हिस्ट्री शीटर हो, जबकि इससे पहले मेरे ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमे नहीं थे। ये कितने दिन पहले की बात है? ये अगली 14 तारीख को रात की बात है, 14 को यहाँ गिराया गया है शाम टाइम। उसके बाद हम लोग जनवरी इसी साल? जी इसी साल। इस पूरी घटना में कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन के रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस वक्त मड़ौली गांव में हाहाकार मचा हुआ था, उस वक्त डीएम नेहा जैन कानपुर महोत्सव में शामिल होने पहुंची थी, स्टेज पर डांस कर रही थी। उनके डांस का वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। मौके पर पहुंची यूपी की मंत्री और लोकल विधायक प्रतिभा शुक्ला ने भी डीएम नेहा जैन पर इनसेंसिटिव होने का आरोप लगाया। प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि 1 महीने पहले के दीक्षित का परिवार उनसे मिला था। उन्होंने डीएम से के दीक्षित के मामले में सही कार्रवाई के लिए कहा था। अगर उन्हें पता होता कि ऐसी कार्रवाई होगी तो वो खुद ही आकर मामले को सुलझा देती, लेकिन अब सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। जो भी दोषी होंगे सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फ़ोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इन पर इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते, लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और हम समझते हम लोग सब उनके एक पैरोकार ही हैं, उन्हीं की तरफ से आए हैं। घटना की सेंसिटिविटी देखकर कानपुर मंडल के कमिश्नर राजशेखर, एडीजी आलोक सिंह, कानपुर देहात के एसपी बीएस मूर्ति समेत तमाम बड़े अधिकारी मड़ौली गांव पहुंचे। परिवार ने लेखपाल, एसडीएम, बुलडोजर के ड्राइवर समेत 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर करवाई। इसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी हत्या का केस दर्ज किया गया। लेखपाल और एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। लेखपाल अशोक सिंह और जेसीबी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 टीमें बनाकर छापेमारी शुरू कर दी है। चूंकि परिवार धरने पर बैठा था, चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात करने की मांग कर रहा था, इसलिए यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने प्रमिला के बेटे शिवम से बात की। ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है, उसकी मां की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को ऐसी सजा दिलाएगी जो उनकी कई पीढ़ियां याद करेंगी। ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, उनकी पुश्तें भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी इसका निंदा की जाए वो कम है। ब्रजेश पाठक से बात करने के बाद परिवार के सदस्य
अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शिवम ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कहा कि लेखपाल और एसएचओ के अलावा एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह और गांव के ही एक व्यक्ति गौरव दीक्षित के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। मानिए जी, अब आप हमारी इनकी बात भी सुन लीजिए, अपनी बात कहिए। सर मैं चाहता हूँ कि जो इसमें जो वो आर्मी मैन है गौरव दीक्षित और एसडीएम है मैथा जो ज्ञानेश्वर प्रसाद, इनको भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये मुख्य अपराधी यही हैं। एसडीएम महोदय और जो ये एसएचओ रूरा हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान में दिया जाए। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, पीड़ित परिवार की सारी मांगे मान ली। अफसरों के खिलाफ दफा 302 के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीएम हिरासत में है। जिन महिलाओं की मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार हो गया है। हालात काबू में है, लेकिन विरोधी दलों को यह बात ठीक नहीं लग रही, इसलिए आग को फिर से सुलगाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मौके पर भेज दिया है। क्योंकि जिस परिवार के लोगों की मौत हुई है वो ब्राह्मण है, इसलिए समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने कानपुर की घटना को योगी सरकार की ब्राह्मण विरोधी नीति का नतीजा बताया। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो नेता कानपुर पहुंचे उन्हें प्रशासन ने रास्ते में रोक दिया। इस डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि इस घटना में सीधे तौर पर कानपुर की डीएम और एसडीएम जिम्मेदार है, लेकिन योगी सरकार दोनों को बचाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग पीड़ित परिवार को सहारा देने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन सरकार नहीं चाहती कोई इनके जख्मों पर मरहम लगाए, इसलिए विरोधी दलों के नेताओं को रोका जा रहा है। यह आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही। 9 बजे से पुलिस में हम लोग घर पे रोक रखा था। कानपुर के हाथ गिराने का निर्देश पार्टी से मिला था। आखिर बहुत देर बात करने का पुलिस ने ले चलने पर सहमति जताई। भारी पुलिस फोर्स के घेरे में घर से लेकर के चले, लेकिन सचेंडी के पास ला करके हाईवे ब्लॉक करके हम लोगों को रोक लिया गया है। जीआईसी है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, इसमें हम लोगों को नज़रबंद करके बैठा लिया गया है। आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। शासन प्रशासन न जाने किनके कुकृत्यों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस घटना में कहीं ना कहीं जिलाधिकारी खुद दोषी है। 302 का मुकदमा अगर होना चाहिए तो जिलाधिकारी के खिलाफ और एसडीएम के खिलाफ होना चाहिए। इस मांग को लेकर समाजवादी पार्टी आगे जाना चाहती थी, पर देखें कब तक रोक सकते हैं। कानपुर की घटना को लेकर कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर अटैक किया। पहले प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा बुलडोजर वाली नीति अमानवीय है और कानपुर की घटना इसकी ताजा मिसाल है। प्रियंका गांधी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, तो राहुल गांधी ने इसे बीजेपी का घमंड बताया और कहा कि यूपी तानाशाही के दौर में जी रहा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता भी बोले। संजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने एक बार फिर ब्राह्मणों पर जुल्म ढाया है। कानपुर में जो हुआ वो जातीय विद्वेष की नीतियों का नतीजा है। एक पीड़ित मां और उसकी बेटी ने अपने आप को आग लगाकर जलाकर मार दिया। यह बात मैं तालिबान की नहीं कर रहा, योगी आदित्यनाथ के सरकार वाली उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की कर रहा हूं, जहां बाबा जी का बुलडोजर पहुंचता है कृष्ण गोपाल दीक्षित के झोपड़ी को उजाड़ने के। पहले उसका पक्का मकान तोड़ा गया और जब वो एक झोपड़ी बना के रहने लगा तो उस झोपड़ी पर बुलडोजर पहुंच गया। इन जातीय विद्वेष से भरा हुआ उत्तर प्रदेश का शासन कृष्ण गोपाल दीक्षित की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने के लिए पहुंच जाता है। ये हृदय विदारक घटना हमारे पूरे समाज के ऊपर और हमारी व्यवस्था के ऊपर एक कलंक है, काला धब्बा है। योगी सरकार की तानाशाही का और उनके बुलडोजर के आतंक का सबसे बड़ा उदाहरण है कानपुर देहात। एक परिवार की 2 महिलाएं जिंदा जल गईं। यह वाकई में हृदय विदारक है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इसके दोषियों पर, अफसरों पर जितना सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए वो कम है। लेकिन
राजनीतिक दल लाशों की जाति देख रहे हैं, इससे ज्यादा दुखद बात कोई और नहीं हो सकती। यह निहायत ही घटिया अप्रोच है। इसलिए इस मामले की हकीकत को समझना जरूरी है। पहली बात यह, जिस परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया गया वो ब्राह्मण परिवार है, और दूसरी बात यह, जिस शख्स पर पीड़ित परिवार हत्या का इल्जाम लगा रहा है, जिसकी शिकायत पर यह सब हुआ, वो भी ब्राह्मण है। तो फिर इसे ब्राह्मण पर जुल्म कैसे करार दिया जा सकता है? जब दोनों परिवार ब्राह्मण हैं तो जाति का सवाल कहां से आया? यह मामला पूरी तरह से अफसरों की मिलीभगत, घूसखोरी, अमानवीय व्यवहार और सरकारी पद के और सरकारी ताकत के दुरुपयोग का मामला है। एक शख्स ने शिकायत की, लेखपाल ने उससे मिलकर दूसरे परिवार के घर पर बुलडोजर चलवाया, फिर उसकी झोपड़ी में आग लगाई और बुलडोजर से झोपड़ी को गिरवा दिया। इसमें लोकल पुलिस की भी मिलीभगत है, क्योंकि पुलिस तमाशा देखते रही। इसमें एसडीएम भी जिम्मेदार है, क्योंकि एसडीएम ने सिर्फ कागजी कार्रवाई की और वो मौके पर मौजूद रहकर भी तमाशा देखते रहे। इसमें डीएम भी निर्दोष नहीं है, क्योंकि 1 महीने पहले यह परिवार डीएम के पास फरियाद लेकर गया था, मिनिस्टर की सिफारिश पर गया था। इसके बावजूद डीएम ने उसे वहां से भगा दिया। फिर लेखपाल ने इसी परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, परिवार को भूमाफिया डिक्लेयर कर दिया। जिस परिवार के पास न छत थी, जायदाद के नाम पर बकरियां थी, 4 गायें थी, उसे भूमाफिया बता दिया गया और बड़े बड़े अफसर खामोश रहे। जाहिर है इससे लेखपाल की हिम्मत बढ़ी और वो हैवान बन गया। इसलिए एक्शन तो सबके खिलाफ होना ही चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। आज की एक और बड़ी खबर है, बीबीसी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। आज आईटी विभाग की टीमों ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में छापेमारी की। दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स हाउस में बीबीसी इंडिया का हेड ऑफिस है, जबकि मुंबई में ब्यूरो ऑफिस इनकम टैक्स की टीम आज करीब सुबह 11:15 बजे बीबीसी के ऑफिस पहुंची और सारे कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। आयकर विभाग ने बीबीसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से पिछले कई साल की बैलेंस शीट और लेन देन का ब्यौरा मांगा। दावा यह किया जा रहा है कि बीबीसी पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का इल्जाम है। बीबीसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन के नियमों का वायलेशन किया है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम बीबीसी के दफ्तरों की जांच कर रही है। चूंकि बीबीसी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट का पूरा काम मुंबई ऑफिस में होता है, इसलिए इनकम टैक्स की टीम मुंबई के कलीना इलाके में बीबीसी के ब्यूरो ऑफिस भी पहुंची। दावा यह किया जा रहा है कि बीबीसी की ओरिजिनल कंपनी से बीबीसी मराठी, बीबीसी हिंदी, बीबीसी गुजराती जैसे चैनल्स में जो पैसे ट्रांसफर किए गए, उसमें टैक्स की चोरी की गई। इस वक्त भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम बीबीसी के दफ्तर में मौजूद है। हालांकि जो कर्मचारी सुबह ऑफिस में थे उन्हें घर जाने की परमिशन दे दी गई है और इवनिंग शिफ्ट में काम करने वालों को ऑफिस में आने की इजाजत भी दे दी गई थी। पता यह चला कि बीबीसी के फाइनेंशियल ईयर 2012-13 के बाद किए गए सारे लेन देन की जांच होगी। बीबीसी के अकाउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एग्जामिन करने और एनालाइज करने में लंबा वक्त लगेगा। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह सर्वे कई दिन तक चल सकता है। आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि बीबीसी के ऑफिस में कोई रेड नहीं हुई है, यह रूटीन सर्वे है। लेकिन जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, मामले को जितना हल्का दिखाया जा रहा है वो उतना हल्का दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सवाल टाइमिंग को लेकर उठे। क्योंकि बीबीसी ने कुछ दिन पहले गुजरात दंगों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया था। इसलिए आज जैसे ही बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स की टीम पहुंची तो इस पर सियासी हंगामा हुआ। विरोधी दलों ने सरकार पर मीडिया की आवाज को दबाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस ने इस एक्शन को अघोषित आपातकाल का सबूत बता दिया। फिर जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह के लेकर अशोक गहलोत तक सबने कहा लोकतंत्र के नाम पर क्या क्या हो रहा है देश सब देख रहा है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। शायद विश्व में पहली बार
बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है। और उनका कसूर क्या था? उन्होंने एक गुजरात के दंगों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें कि सभी का पक्ष रखा था। अब आप समझ सकते हो कि जिस अंतर्राष्ट्रीय छवि की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अब क्या उनकी छवि पर धब्बा नहीं लगेगा? चिंता का विषय बना हुआ देश की दिशा में जाएगा इस प्रकार। अब बीबीसी पे हमला किया है। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, देश में दुनिया के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। आज भी गाँव के लोग जो है बीबीसी सुनते हैं और ये कहते हैं हाँ बीबीसी में न्यूज आ गई। मैं 40 साल से देख रहा हूँ, बीबीसी में रेडियो न्यूज हो चाहे टीवी में आने लग गई, तो आज भी लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी है। कारण बताना चाहिए देशवासियों को, भाई आपने बीबीसी की जैसी संस्था को भी आपने टारगेट क्यों बनाया है। देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए, वरना पूरी देश की मैं समझ तो बदनामी सरकार की भी होगी दुनिया के अंदर, मेरा मानना है। पता नहीं एक्चुअल में क्या कारण हुआ, कारण स्पष्ट करना चाहिए। दिग्विजय सिंह की यह बात तो बिल्कुल गलत है कि 100 साल के इतिहास में बीबीसी पर पहली बार इस तरह का एक्शन हुआ है। कांग्रेस के जमाने में क्या एक्शन हुआ था इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको उद्धव ठाकरे की बात सुना देता हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है, मीडिया को डराने की कोशिश हो रही है, यह तानाशाही है। बीबीसीच्या कार्यालयावरती दिल्लीमध्ये धाड पडलेली आहे, धाड टाकलेली आहे। बीबीसी के दिल्ली ऑफिस में छापा पड़ा है। एक मीडिया हाउस पर रेड डालना ये नरेंद्र मोदी के शासन काल में ही हो सकता था। वो चाहते हैं कि मैं जो भी करूं, लेकिन तुम्हें आवाज नहीं उठानी है। अगर आवाज उठाई तो चीर डालेंगे। ये जो दमनकारी सोच दिखाई दे रही है, इसके खिलाफ अगर हम सब साथ नहीं आए और अपनी ताकत नहीं बढ़ाई तो कल को पूरा देश खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बीबीसी पर टैक्स चोरी का शक था तो उसे पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। फारूक ने कहा कि बीबीसी ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसी के बाद ये एक्शन लिया गया, इसलिए लोगों को शक तो होगा। मैं समझता हूं ये अफसोस की बात है, क्योंकि ये एक वो मीडिया है जिसने कि सारी दुनिया को कवर करता है और करीबन करीबन सच्ची खबरें हर जगह देता है, जो कई मुल्कों को अच्छा नहीं लगता है। और जो इन पे आज ये हुआ है, ये हमको लगता है कि देखिए पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त, क्योंकि ये बीबीसी की जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई थी उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है। टाइमिंग का जिक्र तृणमूल कांग्रेस के लीडर कुणाल घोष ने भी किया। कुणाल घोष ने कहा कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ऐसा लगता है उसी का बदला लेने के लिए उस पर छापा मारा गया। बीबीसी की ऑफिस में जो रेड चल रहा है आईटी का, ये टाइमिंग का एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चनेबल टाइमिंग। कुछ दिन पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया था गुजरात दंगे के बारे में, जिसमें नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया हुआ था आज का प्राइम मिनिस्टर, दी देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ये टाइमिंग लेकर थोड़ा क्वेश्चन है। ये क्या नॉर्मल प्रोसेस है आईडी का, या एक विंडिक्टिव प्रोसेस है उस डॉक्यूमेंट्री के लिए? तो अगर ये विंडिक्टिव प्रोसेस है तो अब हम लोग कंडेम कर रहे हैं। हमारा सीनियर लीडर्स वो ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन को, बाद में हम डिटेल में बताएंगे। विपक्षी तरफ से बड़े बड़े नेताओं ने सरकार पर हमला किया। बीजेपी की तरफ से जवाब दिया पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा और बीबीसी का प्रोपेगेंडा साथ साथ चलता है, इसलिए बीबीसी पर एक्शन से कांग्रेस को इतना दर्द हो रहा है। बीबीसी पर आयकर विभाग नियम अनुसार संविधान के तहत कार्रवाई कर रहा है। कोई भी एजेंसी हो, मीडिया से जुड़ी हो, कंपनी हो, अगर भारत में
वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? ये कहना आज गलत नहीं होगा। बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। इस बात पर शक तो होगा कि बीबीसी पर इनकम टैक्स का छापा उस डॉक्यूमेंट्री की वजह से पड़ा जिसमें मोदी को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा कुछ और कहा जाएगा, कोई और कारण दिया जाएगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इनकम टैक्स रेट की टाइमिंग ही ऐसी है। लेकिन यह कहना गलत है कि बीबीसी के साथ 100 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। हमारे अपने देश में कांग्रेस के शासनकाल में बीबीसी का इससे कहीं ज्यादा बुरा हाल किया गया था। 1970 में एक एंटी इंडिया परसेप्शन क्रिएट करने वाली डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर इंदिरा गांधी ने बीबीसी को बैन कर दिया था। 2 साल तक पाबंदी लगी रही। दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर बंद कर दिया गया। इसलिए कांग्रेस की नीति तो यही बताती है कि अगर कोई भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करे तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसलिए आज जो हुआ उसको लेकर कांग्रेस तो सवाल नहीं उठा सकती। लेकिन इतिहास जो भी हो, न जो पहले हुआ वो ठीक था और न जो आज हुआ उसे जायज कहा जा सकता है। पब्लिक को कभी यह नहीं लगना चाहिए कि जो लोग आलोचना करते हैं, सवाल उठाते हैं, उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेती है। और कांग्रेस यही परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इसलिए आज जयराम रमेश ने बीबीसी के दफ्तर में रेड और लोकसभा में राहुल गांधी को मिले प्रिविलेज मोशन को नोटिस को एक के बारे में कहा, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को बराबर का बताया। हालांकि अडानी को लेकर आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस को जवाब दिया। अमित शाह का बयान आपको दिखाऊं इससे पहले आपको यह बता दूं कि आज ही अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को 2022 के लास्ट क्वार्टर यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच जबरदस्त मुनाफा हुआ है। पिछली तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेस का रेवेन्यू 42%, 42% बढ़ गया। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 820 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में अडानी एंटरप्राइजेस को 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ था। अडानी की कंपनी को मुनाफे की खबर के बाद शेयर बाजार में इसका असर दिखाई दिया। शेयर बाजार में करीब 600 पॉइंट का उछाल आया। चूंकि कांग्रेस अडानी का नाम लेकर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रही है, सरकार पर जांच से भागने का आरोप लगाया जा रहा है, आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा इस मामले में बीजेपी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और अगर कांग्रेस के पास सबूत है तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाती। अमित शाह ने कहा कि पेगासस स्पाई सॉफ्टवेयर का मामला हो या फिर अडानी का, कांग्रेस के लोग कोर्ट में नहीं जाते, पार्लियामेंट में हंगामा करते हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस तो 2002 से नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी है, लेकिन उसे मोदी के खिलाफ कुछ नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा पाया है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाइए, ना गए वो। जैसे अडानी के मुद्दे पर अमित शाह का रिएक्शन आया तो कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत जवाब दिया। जयराम रमेश ने कहा अगर अडानी के मामले में सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर जांच के लिए जेपीसी बनाने से क्यों डर रही है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से अडानी का नाम क्यों हटाया गया। छिपाने की बात नहीं है जैसा कि दावा कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री, तो जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं।
हमें उठाने ही नहीं दे रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि जब भी हम जेपीसी की मांग करते हैं तो हमारे जो बोलते हैं, राहुल जी ने कुछ कहा है, खड़गे जी ने कुछ कहा है, मैंने कुछ कहा है, दिग्विजय सिंह जी ने कुछ कहा है, सबको एक्सपंज करा जाता है। तो अगर कोई छुपाने की कोई बात नहीं है जैसा कि वो कह रहे हैं, तो जेपीसी की मांग स्वीकारिए ना। अडानी को लेकर सियासी लड़ाई पिछले 8 साल से चल रही है और ये चलती रहेगी। जब जब चुनाव आएगा, राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम लेकर मोदी पर हमला करेंगे, लेकिन इससे न अडानी को कोई फर्क पड़ता है न मोदी को। अडानी का कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, ये अडानी की कंपनियों को लास्ट क्वार्टर में हुए प्रॉफिट से पता चल जाता है। अडानी का बिजनेस फायदे में है और अडानी के एसेट्स इंटैक्ट हैं, लेकिन शेयर मार्केट सेंटिमेंट पर चलता है, परसेप्शन से प्रभावित होता है। आज कुछ सुधार दिखाई दिया, लेकिन अडानी के सामने आज भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अपने बारे में सेंटिमेंट को कैसे ठीक किया जाए, परसेप्शन को कैसे सुधारा जाए। जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, तो यह सरकार की और रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी है कि लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। आज पुलवामा के आतंकवादी हमले की 4थी बरसी है। आज हमारे बहादुर जवानों को उनके बलिदान को याद करने का दिन है, उनकी शहादत को नमन करने का दिन है। 2019 में आज ही के दिन सीआरपीएफ के काफिले पर जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया था। हमारे 40 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। आज उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके पुलवामा के शहीदों को याद किया। उस घटना की याद में पुलवामा के लेथपुर इलाके में शहीद स्मारक बनाया गया है। आज इस शहीद स्मारक पर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सीआरपीएफ के वो जवान और अफसर भी मौजूद थे जो पुलवामा के हमले के वक्त उसी काफिले में शामिल थे, जिन्होंने हमले को अपनी आंखों से देखा था। इन जवानों ने कहा कि आज भी उस दिन को याद करके खून खौल जाता है। अपने शहीद साथियों को याद करके दुख भी होता है और गर्व भी होता है। पुलवामा का शहीद स्मारक अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, इसलिए आज शहीदों को नमन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजी विजय कुमार ने कहा कि पुलवामा हमले के 19 मुजरिमों में से 8 मारे जा चुके हैं और 7 आरोपी जेल में हैं। बाकी 4 दहशतगर्द पाकिस्तान में जाकर छुप गए हैं, वरना उनका भी खात्मा अब तक कर दिया जाता। जिस वक्त देश पुलवामा के शहीदों को सलाम कर रहा था, उसी वक्त कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर पुलवामा हमले को लेकर सियासी बातें की गई। राहुल गांधी ने तो ट्वीट करके पुलवामा के शहीदों को नमन किया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर पुलवामा को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस के एक और नेता उदित राज ने बाकायदा वीडियो बयान जारी किया और पूछा, आखिर पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? इतनी भारी तादाद में आरडीएक्स कश्मीर कैसे पहुंच गया? देश जानना चाहता है पुलवामा की घटना हुई, इसके पीछे कौन था? इतना भारी मात्रा में आरडीएक्स आया कैसे? जब कन्वॉय चलता है सीआरपीएफ का, तो आगे पीछे की रोड को क्लियर किया जाता है। अगल बगल से भी कोई व्हीकल नहीं आ सकती है, तो फिर वो कार कैसे घुसी, यह भी एक सवाल है। फिर देवेंद्र सिंह को क्यों छोड़ दिया गया? इंटेलिजेंस था कि इनको बाई एयर ले जाया जाए, तो रोड से इनको क्यों ले जाया गया? क्या इसका मतलब समझें, ये घटना होने देने का इंतजार था? पुलवामा में जो हुआ वो एक आतंकवादी हमला था। हमारे बहादुर जवान शहीद हुए थे, लेकिन जब जब पुलवामा का जिक्र होता है तो कांग्रेस का कोई ना कोई नेता इस शहादत को लेकर सवाल उठा देता है। कभी इंटेलिजेंस फेलियर के बहाने, तो कभी रोड से ट्रैवल के बहाने, तो कब कार कैसी आई इसके बहाने। आतंकवादी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आते। हमला करने वाले अपना रूट और अपना प्रोग्राम बताकर नहीं आते। इसलिए ऐसी घटनाओं पर सवाल खड़े करना, सिक्योरिटी फोर्सेस के शौर्य पर सवाल खड़े करना है।
राजनीति की लड़ाई के कई और भी मैदान हैं, इसलिए ऐसी बातों को जंग के मैदान से दूर रखना ही बेहतर होगा। बिहार में जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने एक हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि सेना में मुसलमानों की भर्ती 30% होनी चाहिए। बलियावी का कहना है कि पाकिस्तान को जवाब देना है तो मुसलमानों को सेना में 30% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है, गाजर लोहे को नहीं काट सकती। बलियावी पाकिस्तानी फौज को लोहा कह रहे थे, हमारी आर्मी को गाजर। बलियावी का यह बयान हमारी बहादुर फौज की शान में सरासर गुस्ताखी है। सेना के नाम पर मजहबी सियासत चमकाने की घटिया कोशिश है, इसलिए इसका विरोध हुआ। बीजेपी ने नीतीश कुमार से जेडीयू नेता के बयान पर जवाब देने को कहा। नीतीश कुमार की बात आपको सुनवाऊं, इससे पहले आपको यह सुनवा देता हूं कि एक जलसे में पब्लिकली जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने क्या आपत्तिजनक बयान दिया। अभी भी कह रहा हूं और प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या बात है, तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। क्या बात है? हम अपने बाप दादा की तारीख याद रखें, भूले नहीं। मुझे मालूम है कि हमें अपने वतन के लिए क्या क्या करना है। जब पाकिस्तान का कदीर मिसाइल बनाकर भारत को आंखें दिखा रहा था, तो नागपुर से कोई बाबा जवाब देने नहीं आए थे। क्या बात है? वो मुसलमान का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम जवाब। जरा कल्पना कीजिए, जो शख्स हिंदुस्तान की फौज को, हमारे जाबाज जवानों को गाजर मूली और पाकिस्तान की फौज को लोहा कहे, उसकी मानसिकता कितनी घटिया होगी। क्योंकि ये बात देश के खिलाफ थी, सेना के खिलाफ थी, इसलिए गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर नीतीश कुमार से जवाब मांगा गया। सुशील मोदी ने कहा अब नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि वो गुलाम रसूल के बयान को सपोर्ट करते हैं या नहीं, और अगर सपोर्ट नहीं करते तो उन्हें पार्टी से अब तक निकाला क्यों नहीं गया। नीतीश जी को इस बयान का खंडन करना चाहिए। मुझे मालूम है कि नीतीश कुमार खंडन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए। आप कह रहे हैं कि 30% का आरक्षण होना चाहिए, या आर्मी में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण होता है? फिर आप कह रहे हैं कि लोहा लोहे को काटता है, यानी क्या कहना चाह रहे हैं आप? यानी जो बाकी लोग हैं सेना के अंदर, क्या वो गाजर हैं? देखिए, जिस सेना ने इतनी बहादुरी से मुकाबला किया पाकिस्तान का, आज आप उस सेना पर अंगुली उठा रहे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो यही लोग थे जो अंगुली उठा रहे थे। इनको सेना पर भरोसा नहीं है, और ये लोग सेना का भी राजनीतिकरण करना चाहते हैं। पटना में जब नीतीश कुमार से गुलाम रसूल बलियावी के बयान के बारे में पूछा गया, तो हमेशा की तरह उन्होंने बात टालने की कोशिश की। कहा कौन बलियावी, क्या कहा, उन्हें नहीं मालूम। नीतीश ने कहा अभी वो यात्रा में बिजी हैं, इसलिए यात्रा खत्म होने के बाद देखेंगे किसने क्या कहा। लेकिन हम आपको बता दें, हम असल मेरा पूरा ध्यान 4 तारीख से ही पिछले साल से लगातार हमारा खाली क्षेत्र। सर, आज पुलवामा का चौथी बरसी है। उसी में सब जगह घूम रहे हैं। इसके बाद जब पूरा हो जाएगा तब कुछ दिन के बाद सब चीज पूछेंगे। अभी हमको सब मत पूछिए। कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोग की अपनी आदत है कुछ कुछ बोलने की। मुख्यमंत्री जी, आज पुलवामा का चौथी बरसी है। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोला, तो हम कभी पूछेंगे, बतियाएंगे। डिजिटल इंडिया के जमाने में नीतीश कुमार शायद ऐसे अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। पता नहीं होता, या वो जानबूझकर कहना नहीं चाहते। हैरानी की बात यह कि गुलाम रसूल बलियावी अपनी बात पर कायम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो जवानों के खून का सौदा करती है, इसीलिए बीजेपी उनके बयान का विरोध कर रही है। बलियावी ने कहा कि जब सेना में सिख, जाट और राजपूत रेजिमेंट हैं, तो मुसलमानों को भी आर्मी में आरक्षण मिल जाए, इसमें बुरा क्या है, इस मांग में गलत क्या है।
भारतीय जनता पार्टी अपने हर जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए सहारा लेती है सेना का। देश को याद है कि सेना के शहीदों के खून का भी सौदा किया है वोट के लिए बीजेपी ने। ये तो भारतीय जनता पार्टी भगौड़े की तरह से पनाह लेती है सेना के नाम का। हमने डिमांड जो किया है वो आप 30% फौज में, सेना में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। पाकिस्तान को बढ़िया से ठंडा कर देगा मुसलमान। हम उन्हीं लोगों से पूछना चाहते हैं कि सिख रेजिमेंट है कि नहीं है, राजपूत रेजिमेंट है कि नहीं है, आपके जाट रेजिमेंट है कि नहीं है। तो जब जातियों के नाम पर रेजिमेंट बन सकता है तो हमने तो 30% मांगा है। यहां कहां सेना का अपमान है। गुलाम रसूल बलियाबी ने बांटने की, दीवारें खड़ने की बात पहली बार नहीं की है। वो पहले भी नफरत फैलाने वाले बयान दे चुके हैं। वो तो हर क्षेत्र में मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करते हैं। हर मौके पर मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। उनकी हेट स्पीच के वीडियोस भरे पड़े हैं। लेकिन सेना के बारे में उन्होंने पहली बार इस तरह की शर्मनाक बात की है। इस तरह के बयान के लिए गुलाम रसूल बलियाबी के खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सेना को, हमारे बहादुर जवानों को गाजर मूली कहना देशद्रोह से छोटा अपराध नहीं है। नीतीश कुमार से इस तरह के बयान पर बलियाबी के खिलाफ सख्त रिएक्शन की उम्मीद थी, लेकिन नीतीश ने जिस तरह से जवाब दिया, इस मामले को हल्के में उड़ाने की कोशिश की, वो दुखद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।